अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एनालिसिस वाले पार्ट को आपको शो करूं और उसका ब्रेकअप दिखाऊं, तो ये ब्रेकअप हमें गिवन है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिखने के कितने मार्क्स थे? 5, पोजीशन के 4 मार्क्स और कंक्लूजन का 1 मार्क्स है ना। इन्वेंट्री 3960 की दी हुई है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये जो फास्ट पेस इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री वैल्यूएशन कई बार गड़बड़ होती है। यहाँ थोड़ी बात करनी पड़ेगी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज की। इंडस्ट्री का कितना है और हमारा कितना है? क्या बहुत ज्यादा है? रेशियो एनालिसिस का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पास्ट एग्जाम का, क्या नाम है? वन कंपनी इज अ बेकरी। अच्छा, पहले को रिक्वायरमेंट देखें कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या पूछा है इन्होंने। अच्छा, 3 रिक्वायरमेंट है। एडजस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नोट 3 एंड कैलकुलेट सेक्टर एवरेज इक्विवेलेंट टू। तो पहला पार्ट वही है, 7 मार्क्स का रेशियो निकालना है प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स करवा रहा है, तो उस वजह से ज्यादा मार्क्स मिल गए, 7 मार्क्स। अगेन हैवी वेटेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, एसेट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन वन कंपनी फॉर द ईयर एंड इन कंपैरिजन टू सेक्टर एवरेज। तो आपको परफॉर्मेंस एंड पोजीशन मतलब टोटल एनालिसिस करके देनी है इनको। एक्सप्लेन 3 पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन वन कंपनी एंड सेक्टर एवरेज रेशियो। तो बहुत जेनेरिक आंसर पूछिए आपसे कि इंडस्ट्री से वन कंपनी को कंपेयर करने के लिमिटेशंस लिखो। तो एक एक्स्ट्रा, ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ऐसे कोई भी कॉमन सेंस क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको अगर सिनेरियो में से पॉइंट्स मिलते हैं तो वहां से लिख सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको लिख सकते हैं। तो देखेंगे इसको भी। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। रेशियो कैलकुलेशन तो हमें कुछ खास अभी हमारा फोकस नहीं है, हमने देख लिया था वो सब, एनालिसिस पे भी ज्यादा फोकस मैं कर रहा हूं। तो वन कंपनी बेकरी विच आल्सो ओन्स 2 शॉप्स एंड कैफे। तो एक बेकरी है, बेकरी समझते हो क्या होती है? कुछ होती है विच also owns 2 shops and cafes. Over the last 2 years, the company has experienced declining profitability due to increased competition. तो profitability की decline हो रही है due to heavy competition. So the director wished to investigate if there is a sector-wide problem. अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंटेंशन है क्लियर करने के, एनालिसिस के पीछे की इंटेंशन क्या है। एनालिसिस के पीछे इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक्वायर करना चाहता है। हमें इस बार हायर किसने किया है? कंपनी की मैनेजमेंट ने हमें हायर किया है और वो कहती है कि सेक्टर की प्रॉब्लम है या हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये बताओ। तो आपकी एनालिसिस करते वक्त आपको बताना होगा कि इट इज अ सेक्टर वाइज प्रॉब्लम, मतलब इट मे बी द एंटायर सेक्टर इज सफरिंग फ्रॉम इट, दैट्स व्हाई योर कंपनी इज सफरिंग, और इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ योर ओन कंपनी। बिकॉज़ बेकरी प्रोडक्ट्स में एक चीज मुझे समझ आती है, पेरिशेबिलिटी। बेकरी को पढ़ते ही अपन को समझ आता है कि यहाँ पे कुछ जल्दी बिकने चाहिए। Consequently, they have acquired equivalent ratio for the sector, some of which have been reproduced below. ठीक है, सेक्टर एवरेज इज रिटर्न ऑन कैपिटल, ओपी मार्जिन, नेट एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी होल्डिंग, डेट इक्विटी। तो बहुत ज्यादा रेशियोज हमें जो जनरली दी जाती है उससे डिफरेंट किया है। स्टार्टिंग किससे किया है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, फिर ओपी मार्जिन और नेट एसेट टर्नओवर। तो ये हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस में काम आ जाएगी। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड हमारी पोजीशन एनालिसिस में काम आ जाएगी। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड में लिक्विडिटी का बता देगा। तो इंडस्ट्री का इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड 4 दिन का एक्सेप्टेबल है। 4 दिन कितना कम कीमत की बेकरी प्रोडक्ट हमें पता है, 4 दिन का होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% ओके, 100 रुपए का 18 रुपए तक कमाती है कंपनी यहाँ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% तक ही ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स और डेट इक्विटी रेशियो 80%। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो 80%, हाईली गियर्ड इंडस्ट्री, मतलब 80% ऑफ डेट इज एक्सेप्टेबल इन कंपैरिजन टू इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, सीओएस, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ इसमें तो एनालिसिस का नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि 2 कंपनियों का डाटा हो। ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है? जैसा फंजेक्ट था, फंजेक्ट किस टाइप का क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, इन्वेंट्री 3960 की दी हुई है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये जो फास्ट पेस इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री वैल्यूएशन कई बार गड़बड़ होती है क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू किस पे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट या उसको अभी बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे उस पे। तो कई बार इनको हम कॉस्ट पे दिखा रहे होते हैं बट वो ऑब्सोलीट हो जाती है या डिफेक्ट हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो उनकी एनआरवी बहुत गिर जाती है। भाई एक वेजिटेबल वेंडर, उसको अगले दिन ही वेजिटेबल खराब हो जाता है तो उसे उसी दिन शाम तक बेचना है। वो लेके आया सामान शाम तक नहीं बिकता तो काफी रिड्यूस प्राइस पर रात को बेच रहा होता है चीजों को ताकि निकल जाए सामान, कॉस्ट से कम पे भी मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मेरा तो खराब ही होना है। तो वही बात यहाँ भी है, पेरिशेबिलिटी। इक्विटी शेयर ऑफ $1 17,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहाँ पे देखो ऐसे सिनारियो को पढ़ के समझो, आपके पॉइंट्स हिट करने चाहिए। अगर जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं उसको ये सब बातें अपने आप हिट करे। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा जानबूझ के, वहां तो मैं हर पॉइंट पे और बहुत इन-डेप्थ बातें कर सकता हूँ। मैं उतनी एनालिसिस कर रहा हूँ जितनी एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है। रिवैल्यूएशन सरप्लस 5400 का रिवैल्यूएशन सरप्लस ये इंडिकेट करता है कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल इसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस से ज्यादा हो रही है। और जब आप इसको सेक्टर से कंपेयर कर रहे होगे तो हो सकता है सेक्टर में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना हो, तो डायरेक्ट कंपैरिजन इज नॉट फीजिबल। इट्स बेटर टू कंपेयर विद रिमूविंग द रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ऐसा कुछ पॉइंट दिमाग में आता ही है अपने, रिवैल्यूएशन सरप्लस और नया थोड़ी है वाला पॉइंट। I also explain this revaluation point at the time of explaining to the ratios. Retain earning 10,480 का इनका रिटेन अर्निंग है। टोटल इक्विटी 32,880 की है। नॉन करंट लाइबिलिटी 10% ऑफ बैंक लोन 14,400। ठीक है, सारी चीजें हैं जो हमारे को अपने आंसर में लिखने के लिए चाहिए, हमारे लिए अच्छी बात है। डेट भी है, कम हो तो बल्कि सोचना पड़े ज्यादा, जब ऑलरेडी इतना कुछ गिवन है कंपनी के अंदर इतना कुछ तो क्या सोचना है। और उसके अलावा 4 पॉइंट, 4 भी नहीं
3 पॉइंट, पहला पॉइंट होता है। In 2016, one company acquired a popular brand name. At 31st December, the brand represented 20% of non-current. Remaining 80% of non-current asset comprised the property from which one company operates its bakery and shop. This property is owned by one company, has no direct associated finance. The property was revalued in 2014. तो इसके नॉन करंट एसेट का अगर मैं बाइफरकेशन करूं तो 20% इंटेंजिबल है और 80% इसके पास टैंजिबल है, वो भी ओन है। तो इसके प्रॉपर्टी खुद के ओन करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या हमारी एनालिसिस में? कहीं पे ये पॉइंट इंपैक्ट डालता है? कहाँ इंपैक्ट डालेगा? गेयरिंग पे कैसे डालेगा? सेक्टर की गेयरिंग काफी 80% थी, तो काफी है, तो पर इसकी गेयरिंग थोड़ी कम आई थी, तो इस वजह से पता चलता है कि इसकी सारी ओन एसेट्स है, तो इसने फाइनेंस कम लिया होगा, तो अपना रेंट फाइनेंस के लिए फाइनेंस कॉस्ट कम आई होगी इसकी, और बाकी सेक्टर की ज्यादा हो सकती है, इस वजह से। चलो देखेंगे, बट ये तो पता लग गया कि अगर इसके पास अपने ओन्ड टैंजिबल एसेट 80% है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ये कंपनी काफी स्ट्रांग है, राइट? द प्रॉपर्टी, फिर इसी प्रॉपर्टी का क्या किया इन्होंने? रिवैल्यूएशन। तो यहां तक एक पूरा पैरा इन्होंने प्रॉपर्टी की परसेंटेज को बताने में वेस्ट कर दिया, और आप अपनी एनालिसिस में इसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे तो एग्जामिनर आपको कैसे ध्यान देगा? पूरा पॉइंट तो इसको एनालिसिस में तो कहीं उसका नंबर कुछ था नहीं, पहला पॉइंट बस पढ़ने के लिए था, तो पढ़ के आप भूल गए तो ऐसा नहीं चल रहा। समझना है कि मुझे इस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा एनालिसिस में, और कैसे भी करके यूज करना, चाहे मुझे आए ना आए, ठीक है। सेकंड, इन द ईयर ended 31st, one company began offering discounted meal deal to customer. ओहो, discounted meal deal to customer. One company hoped this strategy would help to reduce perishable inventory, reducing inventory holding period. क्या बोले आप इस पॉइंट के लिए? तो ओपी मार्जिन अच्छा होगा तो उनके लिए एडवाइजेबल होगा कि वो डिस्काउंटेड मिल्स पे कर सकते हैं, और सिर्फ के रेंट रेट भी रिड्यूस। देखो, कंपनी की पेरिशेबिलिटी, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, मुझे लग रहा है इनका इंडस्ट्रियल शायद ज्यादा आएगा, और अगर इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इनका इंडस्ट्री से ज्यादा आ रहा है तो इनको ये चीज करनी पड़ेगी ताकि होल्डिंग पीरियड इनका कम हो सके। बट अभी देखेंगे, समझ तो आ रहा है कि कर क्या रहे हैं इनके, इसके पीछे। अब भाई आप हैवी डिस्काउंट पे मेल दोगे तो आपका सीधा सीधा जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन इंपैक्ट हो रहा है। आपने 100 रुपए की चीज 50 रुपए बेच रहे हो तो आपको सीधा सीधा ओपी मार्जिन, जीपी मार्जिन आपका इंपैक्ट हो रहा है, बट आपकी इन्वेंट्री जल्दी बिक रही है। तो क्या ये हैवी डिस्काउंट फीजेबल है, ये स्ट्रैटेजी फीजेबल है नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। It was decided to discount some slow-moving seasonal inventory which has selling price of 1.5. Under normal, these products have gross profit margin 20. The inventory was sold in February 2000 for 50% of what it has one company produced. The financial statement for the year and 31st were authorized for a issue of 15 March 2018. ये क्या है? What is this point, my friend? कंपनी का एक स्लो मूविंग इन्वेंटरी है जिसका कॉस्ट कितना है, सॉरी जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 1.5, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोडक्ट हैव ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20, और कहता है इन्वेंटरी सोल्ड 50%, बट कॉस्ट का 50%, कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है। क्या हमें आता है मार्जिन मार्कअप का कंसेप्ट? कितना ही कर लो समझ ही नहीं आता वो कि 20/20 करेंगे या क्या करेंगे। तो वो आपको देखना है कि यहाँ पे तो क्या होगा, सेल प्राइस दिया हुआ है, मार्जिन दिया, डायरेक्ट आप क्या करोगे 20/100, कितना कॉस्ट आ रहा है बताना जल्दी से। 1200 कॉस्ट बताया ये, तो मेरा 1200 का कॉस्ट है और मैंने कितने पे बेचा है 600, इसका 50% 600। अच्छा ऐसे लिख लो, बेटर है। मिलियन में करोगे 0.06 मिलियन, वो ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। 3 0 में करो, मैं पहले भी ये बातें सब बता चुका हूँ कैसे पेपर को अप्रोच करना मिलियंस को। तो मिलियन से बेटर है आपने 1000 में कन्वर्ट करके एनालिसिस कर रहे हो तो वो अपने आप ही आप सही अप्रोच पे हो।
600, ये छोटी छोटी चीजें भी इंपैक्ट करती है। अच्छा तो बच्चों ये तो मैंने आपको इसको समझा दिया, बट आप बताओ इससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज। नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से पहले तो ये नोट 3 कह रहा है कि एडजस्ट करना है। यहाँ पे अब लग गया, आपका टेस्ट कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस भी टेस्ट कर लिया। कौन सा आईएफआरएस टेस्ट किया है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट किया है? हाँ, IS2 इन्वेंटरी विपिन, वो तो टेस्ट किया ही किया है, बिल्कुल ठीक था। हाँ, आपका 2 नॉलेज टेस्ट कर लिया, IS2 और सर IS10 नाम का तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। बिल्कुल ठीक सर, सही है। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, IS10 से नहीं समझ आ रहा होगा। इवेंट आफ्टर IS37 के बाद हमने किया होगा इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, बट ये इवेंट एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग? क्या मैंने एक स्पेसिफिक बताया था, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका मतलब मुझे ईयर एंड पे, क्योंकि मैं रेशो निकाल रहा हूँ ईयर एंड पे, बिकी तो अभी बाद में, अभी तो बिकी नहीं है, तो ईयर एंड पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझना ध्यान से, मेरी इन्वेंटरी जो जनरली बिकती कितने की, 1500 की, उसकी कॉस्ट कितनी थी? मैंने NRV कितना है उसका? 600, और मैंने बुक्स में कितने का दिखा रखा है? तो मुझे बुक में कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा? 600 से, ताकि वो किस पे आ जाए? NRV पे। ये कंसेप्ट है। अब इसका इम्पैक्ट बता दो जल्दी से, वरना रेशो गलत आएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल आपका बढ़ जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बढ़ जाएगा? अरे आपने क्लोजिंग स्टॉक कितने का माइनस कर रखा है? 1200 का। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस कितने का होगा? 600 का। तो 1200 का ऐड करोगे, 600 का माइनस करोगे, तो नेट में कॉस्ट ऑफ सेल 600 से बढ़ जाएगी, है ना? आपने पहले कितने का माइनस किया होगा? 1200 का। अब आप क्या करोगे? 1200 का प्लस और 600 का, तो नेट में कितने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई? और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? इन्वेंटरी 600 से माइनस इन्वेंट्री आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और इक्विटी ऐड रिटेन अर्निंग में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। भाई ध्यान रखना, बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे इम्पैक्ट कर दिया, तो इसका पीएनएल में भी तो डालना पड़ेगा आपको। पीएनएल का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में, तो रिटेन अर्निंग भी तो आपकी कम हो जाएगी। ये सारी एडजस्टमेंट ठीक करोगे तब जाके आपकी रेशोज ठीक आएंगे। पढ़ लेना एक बार आंसर, जो मैंने बताया शायद वही लिखा होगा, देख। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेंट्री का प्राइस कितना है? 1500, जीपी मार्जिन 300 और 1200। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, 1.5, 0.3, हम थाउजेंड्स में लिख रहे हैं फिगर को। तो रिटर्न डाउन एनआरवी वुड रिक्वायर 0.6 मिलियन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। वही बात कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में इन्वेंट्री को भी गिरा देना है, और दूसरा क्या गिरा देना? ये आपको एडजस्टेड फिगर दी है, मतलब चेंज करने के बाद की दी है, इतनी ही आएगी। वो 600 का ही करना है एडजस्टमेंट, मोटा मोटा। अच्छा, ये खुद से कर लेना 600 का एडजस्टमेंट, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरा सपोर्ट का जरूरत नहीं है। रेशो देख लेते हैं, ठीक है? रेशो निकाल लोगे अब खुद से, करेक्टेड फिगर की रेशो निकालनी। ये लिखा वन कंपनी और ये लिखा, अब शुरू हो जाओ। अब आप लोग का काम शुरू हो गया। पहली रेशो कौन सी है? रिटर्न ऑन कैपिटल, ओपी मार्जिन और एसेट टर्नओवर। इन 3 रेशो के बारे में परफॉर्मेंस एनालिसिस हेडिंग बना के इन 3 रेशो के बारे में लिखना शुरू करो। और उसके बाद किसके बारे में लिखना है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और डेट इक्विटी रेशो। तो जल्दी से 2 मिनट लो, करो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। रेशो शो कर रहा हूँ, एग्जाम में हेडिंग के बना के करना है। हाँ, प्रॉफिट और रेशियोज का भी हेडिंग डालो। एग्जामिनर को क्लैरिटी से पता रखता है। अगर आप उसी बॉक्स में कर रहे हो जिस बॉक्स में आपने रेशो करी है, उसी में एक सेक्शन कमेंट डाल रहे हो, तब तो रिक्वायरमेंट नहीं है इतना, बट फिर भी उस बॉक्स में हेडिंग डाल दो तो बेटर है। बट रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप साइड में करो, बट कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, क्लैरिटी हेडिंग की होनी चाहिए। हाँ, 1 मार्क्स कंक्लूजन का ठीक है, रिकमेंडेशन या कंक्लूजन आपको क्लास में देना ही पड़ेगा। किसी भी आंसर में आप ब्रेकअप पढ़ोगे तो आपको कंक्लूजन के भी मार्क्स उसमें होंगे। हर आंसर के बाद
आपको ब्रेकअप भी मिल जाएगा किस चीज के कितने कितने मार्क्स थे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एनालिसिस वाले पार्ट को आपको शो करूं और उसका ब्रेकअप दिखाऊं, तो ये ब्रेकअप हमें गिवन है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिखने के कितने मार्क्स थे? 5, पोजीशन के 4 मार्क्स और कंक्लूजन का 1 मार्क्स है ना। तो जिसके मार्क्स है वो क्यों छोड़? कर इसको अभी डिस्कस कर। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हमारे को सबसे पहले तो बात किस में करनी है? इसमें परफॉर्मेंस पे। तो अपन परफॉर्मेंस पे बात तीनों की एक साथ कर लेते हैं। जो पैटर्न रखा है वो सेम ही रखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, ओपी मार्जिन और एटीआर। तो सबसे पहले एक जनरल में आपसे बातें करता हूँ, फिर इसका आंसर मैं आपको शो करूंगा कि कैसे लिखा जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसी को बेस समझ के आप अपने कम ज्यादा कर सकते हो। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया। मान लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 26% है और इसका 18% है इंडस्ट्री का। तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है, तो क्या लिखोगे इसका रीजन? ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द इंडस्ट्री, व्हिच इंडिकेट्स गुड परफॉर्मेंस ऑफ द कौन सी कंपनी है? वन कंपनी का। ये तो ठीक है, चलो क्या रीजन लिखे? हाँ, एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है क्लियरली कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी हायर ड्यू टू रिवैल्यूएशन सरप्लस and the comparison may be distorted if डाल देना, if sector is not revaluing their asset because capital base has increased। तो इतना भी लिखते हो तो आपको इसमें मार्क्स पूरा मिलता है, इतना एनालिसिस करते हो। उसके अलावा ओपी मार्जिन का पॉइंट डालना चाहते हो कि इट हैज अ हाई ओपी मार्जिन विच और हाई ओपी मार्जिन और एसेट टर्नओवर रेशियो में बी कंट्रीब्यूटिंग। तो वहां पे समझदारी रखना, asset turnover ratio is similar to industry, so they are managing their asset as the industry is managing, so main factor in operating margin। अब देखो बार बार ना मार्जिन मार्जिन मार्जिन, इसका ना पूरा पढ़ोगे ना तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि इसके मार्जिन अच्छे, बाकी सब बेकार। इसके मार्जिन अच्छे हैं, बाकी सब बेकार कहना भी ठीक नहीं है। टर्नओवर मार्केट के वॉल्यूम बराबर सेल करता है मार्केट जैसा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इसका डिट्रॉइट हो रहा है, तो इसका एक ही चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है मार्जिन। और दूसरी इसकी अच्छी बात है खुद के एसेट होना और गेयरिंग कम होना। इनिशियली हमें लग रहा था गेयरिंग इसकी ज्यादा है, बट हमने जब रेशियो निकाली तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में तो इसकी रेशियो सिर्फ 44% आ रही है। तो इसके पास अपने एसेट भी हैं, ये गेयरिंग पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये लो इंटरेस्ट कॉस्ट दे रही होगी, इस पे कई सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बर्डन नहीं है, उस वजह से भी इसका ओपी मार्जिन ज्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री में 80% ऑफ गेयरिंग लेके रखे हुए हैं लोग। तो यहाँ पे आपको बात ये समझनी है कि इसका जो मेन इशू है, अगर मैं इस कंपनी का आपको मेन इशू बोलूं कि मुझे इस कंपनी का मेन इशू बताओ तो क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग इस कंपनी का मेन इशू क्यों बन रहा है ये कौन बता सकता है? नहीं, पेरिशेबल है, समझे नहीं आप क्वेश्चन को। सबसे बड़ा इसमें एनालिसिस का पॉइंट यही वाला है। बाकी सेलिंग प्राइस बिकॉज़ ऑफ उन्होंने ब्रांड एक्वायर करा था। सुनो मेरे बात सुनो, ठीक बोला है। कोशिश करना है कि जिसने आंसर पढ़ रखा है ना वो एक बार अपने आंसर को कंट्रोल करो। अभी मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश माइंड से सोच के आंसर करो। ये जो अभी आंसर बोला, ये मुझे पता है ये आंसर में ऐसे लिखा हुआ है ब्रांड को एक्वायर किया, बट वो आंसर आप रिपीट कर रहे हो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं। हमें तो एग्जाम में अपने आपको सोच के लिखना है, तभी मैं आंसर आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, समझो बात को। कौन सा पॉइंट था? हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर। वैसे 4 दिन है और हमारा कितना है? 17 दिन। 4 दिन में बिक जाता है, हमारा 17 दिन में बिक रहा है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि कंपनी इज नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, दे आर होल्डिंग टू मच ऑफ इन्वेंट्री व्हिच इज अ वेरी हाई कॉज ऑफ कंसर्न। अब ऐसा हो क्यों रहा होगा? सबका 4 दिन में बिक रहा है, इसका सिनेरियो स्पेसिफिक कोई रीजन मिल पा रहा है क्या कि ये? तो सिनेरियो स्पेसिफिक एक रीजन मिल पा रहा है ये, हालांकि मेरे ख्याल से तो काफी इन डेप्थ है, खुद से सोचना, बट सिनेरियो स्पेसिफिक रीजन ये दिया है इसका मार्जिन ज्यादा है। तो मार्जिन ज्यादा होने का कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि ये प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही है,
और क्योंकि ये प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही है और इसका वॉल्यूम उतना ही है जितना इंडस्ट्री का है, ये वॉल्यूम उतना नहीं कर पा रही है, बट ये मार्जिन फिर भी ज्यादा है, वॉल्यूम इंडस्ट्री के बराबर ही सेल कर रही है, एटीआर इसका सेम है और मार्जिन की वजह से इसकी सारी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो ये मार्जिन ज्यादा चार्ज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में। बेकरी में बहुत हैवी मार्जिन चार्ज कर रही है, और जब ये मार्जिन ज्यादा चार्ज कर रही है तो शायद वो एक रीजन है कि इसकी होल्डिंग ज्यादा हो रही है। तो इसको इसके लिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। इसको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए। ऑल्सो इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो किस ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जनरल है, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। अब मैं जरा आपको इसके थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेटेड आंसर ही दिखा रहा हूँ। इसमें डिस्काउंटेड मील्स वाला कोर्स स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी, डिस्काउंट देगी तो इसमें डिस्काउंटेड मील्स दे रहे हैं। डिस्काउंटेड मील वाला स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है ना, डिस्काउंटेड मील वाला स्ट्रेटेजी, बल्कि जरूरी है इनको देना। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बोला इन्होंने, देखो इस क्वेश्चन को आप ये पढ़ो, बल्कि इनको तो और देना चाहिए। One company offering discounted meal deals to one company home distributor would reduce perishable inventory and reduce inventory holding period. So in the year and 31 company began offering. अभी तो स्टार्ट ही किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, अभी तो स्टार्ट किया है, बल्कि ये करना चाहिए। इनके ऑलरेडी ये मार्जिन ज्यादा, बल्कि प्राइस ही कम कर दो, ऑफर नहीं, अपने प्राइस ही गिराओ। प्राइस कम करोगे तो क्या पता आपकी सेल बढ़ जाए। भाई सेल बढ़ाने का तो सीधा प्राइसिंग के ऊपर सोच आपको डालनी ही पड़ेगी। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो पहली रेशो कौन सी आ जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपन यहाँ पे डालेंगे। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, हाई प्राइस चार्ज हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो जीपी मार्जिन ज्यादा होगा ना सर, कम बिक रहा है ना, तो उससे क्या होता है, मार्जिन का सेल से कब से फर्क होने पड़ा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स से भी मार्जिन नहीं फर्क होता। हमने किया था क्लास में बच्चा, मार्जिन सेल से कैसे फर्क पड़ेगा। देखो अरे आप सेल 10-15% ऊपर नीचे करने से मार्जिन 10 रुपए पे, 10 का समोसा मैं बेचता हूँ 4 रुपए की कॉस्ट आती है, 6 रुपए कमाऊंगा 60%, 2 बेचूंगा तो भी 60%, 10 बेचूंगा तो भी 60%, परसेंटेज तो ऑल ओवर सेम ही रहेगा दोस्त। तो देखो पढ़ो इसका आंसर, यहां तक ठीक है। फिर क्या कहता है, however this may be partially inflated by a revaluation surplus in one company, excluding the surplus could show an even higher ROC। तो ये वाला पॉइंट समझ आता है। इसमें फर्दर लिखना चाहो तो इतना ठीक है, लिख के ओवर कर सकते हो। एग्जाम में अगर टाइम रहता है और ऐड ऑन करना चाहो तो लिख सकते हो, कि थोड़ा और जस्टिफाई करना चाहो तो लिख सकते हो कि इफ कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री इज नॉट revaluing their assets, then this comparison is not useful, yeah, not correct, थोड़ा सा distorted रहेगा ना ये। मतलब हमें क्या मेन पॉइंट क्या है इस बात को कहने का, ROC should be improved due to better performance, not due to accounting choices। ROC should be better due to, क्यों बेटर होना चाहिए, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको शो कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है जस्ट फॉर नॉलेज, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की, ये एक्स्ट्रा है। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, एक्स्ट्रा ऊपर तक सफिशिएंट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा है। कुछ आप इसमें से कुछ लाइंस ऐड करना चाहो आंसर में तो कर सकते, दिस एक्स्ट्रा। वरना ऊपर भी लिखते हो एग्जाम कंडीशन के हिसाब से सफिशिएंट है दोस्तों। इसमें ये ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर्म में करेंगे तो ROC और बेटर होगा। यार पहली बात, रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करें या ना करें उससे ROC कभी बेटर नहीं होता। आपका ROC आपके मॉडल से बेटर नहीं होना चाहिए, आपका ROC बेटर किससे होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस। यही तो सारा मुद्दा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी, आप दो को कंपेयर कर रहे हो, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी जब तीसरा आंसर करना होगा तो उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पॉइंट लिखते ना, कंपैरिजन में क्या डिस्टॉर्शन बनता है, लिमिटेशन क्या बनता है, दो जनों के कंपैरिजन में क्या डिस्टॉर्शन बनता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी।
समझ रहे हो? आरओसी वाला बात जो ये बच्चा कह रहा है मेरा दोस्त कि सर ऐसा नहीं लिख सकते कि आरओसी रिवैल्यूएशन ना करे तो आरओसी और बेटर होगा। देखो, partially inflated by revaluation in one company, excluding this could show an even higher ROC. इसको एक्सक्लूड कर दे, रिवैल्यूएशन को एक्सक्लूड कर दे तो आरओसी अपना और भी हायर आएगा। भाई आपका कैपिटल बेस कम हो जाएगा, आपका आरओसी और ज्यादा आएगा, रियल आरओसी निकल के आएगा। बट आरओसी इंप्रूव थोड़ी हुआ है, आरओसी तो आपका जो रियल है वो सामने आया है। आपको इसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइक बाय लाइक। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी क्या करें? रिवैल्यूएशन सरप्लस को या तो फॉलो ना करें या फॉलो करें, तभी तो बराबर कंपैरिजन होगा। अगला देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए थोड़ा पढ़ के देखो। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और इसको तो अपन सिंपल क्या कह सकते हैं? हायर मार्जिन सजेस्ट के वी आर चार्जिंग हाई प्राइसेस। तो क्या लिखा मैंने? वन कंपनी हायर मार्जिन सजेस्ट स्ट्रॉन्गर कॉस्ट कंट्रोल और इफेक्टिव प्राइस स्ट्रैटेजी। इसके लिए डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ओपी मार्जिन का जिसके अंदर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कोई चीज ऐसी इंडिकेट नहीं कर रही कि कंपनी की कॉस्ट कम आ रही, बट कंपनी के प्राइस ज्यादा है ये इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि कंपनी के वॉल्यूम सेम है फिर भी इंडस्ट्री से मार्जिन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो हो गई ना जस्टिफाइड कि उसके कॉस्ट या प्राइस दोनों में से कुछ कम या ज्यादा है। तो मैंने दोनों बात लिख दी। फिर यहाँ पे ये भी लिख दिया, अपॉर्चुनिटी टू ऑफर मील डील्स और रिड्यूस प्राइस, इंक्रीज सेल वॉल्यूम, रिड्यूस इनवेंटरी, स्टिल मेंटेन। इनके पास चांस है कि इज दिस मार्जिन सपोर्टिंग देयर स्ट्रेटजी ऑफ रिड्यूसिंग मील्स? यस। मतलब और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस increased margin is supporting the strategy of reduce meals and to increase the company will still have a profitable margin as compared to industry. आधी बात समझ? तो इसके बाद अगली रेशो कौन सी आ जाएगी दोस्त? एसेट टर्नओवर। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? सिमिलर है या नहीं है? देखो, asset turnover ratio is similar to industry, but क्या लिखोगे? ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। सिमिलर वाले में कुछ लिखने को नहीं आता। अब तो होगा आपके पास कुछ लिखने को। लिखो, it is similar to industry. It means even though ATR is similar and ROC is higher, even though ATR is similar, ROC is higher, it means companies return on capital employed is majorly the factor of OP margin. यहां लिखोगे तो ज्यादा बेटर है ऊपर उस बात को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखने से। आपने एनालिसिस कंप्लीट तो कर ही दी, बता दिया आरओसी का रीजन, बट वहां ना लिख के यहाँ एटीआर के साथ लिख दिया क्योंकि सिमिलर है। तो हमको ये समझ आ गया कि आप अच्छा ऑपरेट कर रहे हो। इसमें हम ये नहीं लिखना क्यों सिमिलर है, वाई सिमिलर है, ये सब चीजें नहीं डिस्कस करनी, बल्कि हम तो इसको और इंक्रीज कर सकते हैं रिड्यूस मार्जिन करके और इन्वेंट्री सेल को बढ़ा सकते हैं। तो देखो, इट्स आरओसी स्टिल मच हायर। क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट मार्जिन्स आर द लीडर। अच्छा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्त? आपकी आएगी इसके बाद पोजीशन एनालिसिस। पोजीशन एनालिसिस में पहला कौन सा दिया है? यहां देख, यहां थोड़ी बात करनी पड़ेगी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज की। इंडस्ट्री का कितना है और हमारा कितना है? क्या बहुत ज्यादा है? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? क्यों ज्यादा है? It seems that one company may have adopted a high pricing strategy following the acquisition of brand which could be contributing the slower sale. ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है बट नहीं भी लिखना चाहो, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है समझ रहे हो कि ब्रांड को एक्वायर करके
इन्होंने ब्रांड एक्वायर किया तो इनकी मार्केट में इन्होंने थोड़ा लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में चले गए, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेग्रीगेट दिखा रहे हैं। कई कई होते हैं ना, जैसे ही वो थोड़ा ब्रांडेड बनते हैं वो अपनी प्राइसिंग को बढ़ा देते हैं। अब लग्जरी और ब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो ज्यादा होती भी है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि प्राइस बढ़ाया क्यों होगा उसका रीजन भी दे रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन कंपनी में बी चार्जिंग हायर प्राइस ड्यू टू acquisition of a brand selling as its product as a premium product, selling its product as a premium product। आपको आंसर के लॉजिक को समझना है। लर्न भी करते हो एग्जामिनर का आंसर, बट उसका लॉजिक नहीं समझ पाते कि एक्विजिशन ऑफ ब्रांड को क्यों रेफर किया उसने, तो भी वो पॉइंटलेस है। सेम लैंग्वेज थोड़ी आएगी एग्जाम में। which could contribute to slower sales। तो प्राइस बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इंक्रीज प्राइस सेल्स धीरे हो जाएगी। और if customer are not willing to purchase at these higher price, it may lead to unsold inventory। तो हमेशा तो सजेशन की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ सजेशन दी जा सकती है क्या? यहाँ पे इन्वेंटरी डेज में आई कैन ऑल्सो एड अ सजेशन हियर। जब जब आप सजेशन दे सको, इंप्रूवमेंट दे सको, तो हमेशा देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एनालिसिस में रिकमेंडेशन भी देनी है। कंक्लूजन में भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो कि कंपनी कैन ऑफर मील्स एंड रिड्यूस प्राइसेस। देखना एक बार रीड करो इसको सारे, आया क्या समझ? ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है। और फाइनली तो द डेट इक्विटी रेशियो इज 44.6% लोअर देन सेक्टर एवरेज। तो ये अच्छी बात है। लो गेयरिंग का मतलब हम और लोन ले सकते हैं। The lower gearing implies less reliance on debt potentially because of one company's own। भाई हमें डेट की जरूरत ही नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, खुद की। और इसी वजह से प्रॉपर्टी खुद की है तो रेंट जाता होगा या नहीं जाता होगा? सॉरी, लो रेंटल कॉस्ट, इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूस, पढ़ लो इसको। लो रेंटल कॉस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऐड कर सकते हैं ये वाला, कर सकते हो बिल्कुल, बट वो भी मार्जिन में जब आप इसको ऐड करते हो तो वहां भी आपको पूरा बताना पड़ेगा। और यहाँ भी they have their own property which may be contributing it to low rental cost। देखो सिचुएशन के स्पेसिफिक बात करनी है। अभी देखो पिछले वाला एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, वो कौन सा क्वेश्चन था? डन कंपनी, सॉरी फिट कंपनी के नाम ऐसे हैं कि सारे इनफिट अनफिट। तो जो हम फिट कंपनी क्वेश्चन जो कर रहे थे, उस क्वेश्चन के अंदर हमने अपनी स्टोर्स होना नेगेटिव पॉइंट दिखाया, उसमें अपनी स्टोर होना नेगेटिव पॉइंट दिखाया, यहाँ पॉजिटिव दिखा रहे क्योंकि सिनेरियो जस्टिफाई कर रहा है। वहां अपनी स्टोर होने की वजह से उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे थे, यहाँ पे अपनी स्टोर होने की वजह से, अपनी प्रॉपर्टी होने की वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम आ रहे हैं। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और ऑब्वियस भी है, बेकरी का शॉप आपको कहाँ चाहिए होता है? आप कहीं कोने में बेकरी शॉप खोल लो, कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर को एम्बियंस चाहिए बेकरी शॉप, है ना? आप जाते हो ये बेकरी शॉप्स जो देखते हो, सीसीडीज देखते हो, कैफेज जो देखते हो मॉल के अंदर, एम्बियंस के ही तो पैसे होते हैं इसमें। 50 रुपीज की पेस्ट्री 500 की ऐसी थोड़ी हो जाती है। फाइनली कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में मोटा मोटा क्या लिखते हैं? अगर मैं शो नहीं करा, सोचो जरा खुद से क्या लिखते हैं। कंपनी का कंक्लूजन में सारी बातें लिखते। कंपनी का क्या कहते हैं? स्ट्रांग है, अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है, बुरी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पोजीशन भी इसकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। कंपनी का मेन चीज आप लिखते हैं कि कंपनी परफॉर्मेंस इज स्ट्रांग, प्रॉफिटेबिलिटी इज स्टेबल, फाइनेंशियली भी दे आर स्टेबल, एवरीथिंग इज गुड, ओनली इशू इज
Inventory holdings, and companies should work on their pricing strategy, offer meals and discount to increase this inventory, and finally can go for further expansion. ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो उतना नहीं, बस समझाने के थोड़ा मैं चीजें, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो ज्यादा पॉइंट इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से हमेशा यही इंटेंशन रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स स्टूडेंट्स को पता लग जाए, वो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी चली जाए, ज्यादा से ज्यादा वो पॉइंट्स रेफर करें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यही लिख के आना है, जितना मैंने अभी बोला उसी को आप समराइज लैंग्वेज में उतना कंक्लूड करके लिख के आते हो, सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन हमने आज स्पेसिफिकली रेशियो की प्रैक्टिस के लिए टाइम लगाया, कौन कौन से। So अभी तक we have discussed already 3 questions in class, conjugate, quick and conjugate, and do your own also, practice some more questions from your side also. It takes some time to get improvement in this area. Ratio एक ऐसा एरिया सभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ आपका नहीं है कि सर हम ही स्ट्रगल करें, तो टाइम लगता है। स्विमिंग है, एक दिन में नहीं आती, ड्राइविंग एक दिन में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, अंडरस्टैंड करो, एनालिसिस है, जितना करोगे उतनी इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ काम आएगी, क्योंकि आपको ओपन थिंकिंग के लिए मजबूर करती है, आपको इंडस्ट्री को समझने के लिए हेल्प करती है, आप एनालिसिस करने लगते हो, इंडस्ट्री की कॉस्टिंग को समझने लगते हो। हर इंडस्ट्री की ना देखो अपने कुछ नुआंसेस है, ये वो चीज आपको सिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर देखा जाए तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो प्लानिंग का स्टाइल है ना, वो उसको चेंज करता है ये टॉपिक। भाई फार्मा इंडस्ट्री के अपने नुकसान है, अपने फायदे हैं, टेक्सटाइल के अपने, फूड के, रेस्टोरेंट के अपने नुकसान है, तो उस इंडस्ट्री सेक्टर के वाइज आपको क्वेश्चन आते हैं तो मेक यू मोर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं बच्चों आज के लिए। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। आई विल शेयर दिस नोट्स विद ऑल ऑफ यू। देख लेना क्लास।